नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे भारत अमेरिका ट्रेड डील पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के माध्यम से 18% टैरिफ पर समझौते का अंतिम रूप लिया गया है। इस बात का प्रमाण है कि भारत अब शर्तें मानने वाला नहीं है। भारत अमेरिका दोनों ही इस समय दुनिया की आर्थिक रूप से बड़ी महाशक्ति है। भारत भी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका भी है। तो दोनों के इस प्रकार के समझौतों से जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी के बीच में, दोनों के बीच में हुआ है, उसके कारण से बहुत सारे अवसर हमारे पैदा होंगे और दुनिया की दोनों बड़ी डेमोक्रेसी भी हैं, आदान प्रदान होगा और 18% टैरिफ पर जो लाया गया है, इससे निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे जो उत्पाद आज इंडिया के देश के अंदर बनते हैं, उन सभी को एक बड़ा बाजार मिलेगा और आपसी समझौता होने से भारत की भी तेज गति से और तेजी से जो है रफ्तार बढ़ेगी, विकास की गति बढ़ेगी। सभी क्षेत्रों में भारत तेजी से तरक्की करने वाला देश बनेगा, जो दुनिया का जो बड़ी महाशक्ति आर्थिक क्षेत्र में बनने का सपना हम लोग देख रहे हैं, विकसित भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक मील का कदम साबित होगा। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह बजट न केवल वर्तमान की जरूरतों की पूर्ति करता है, बल्कि विकसित भारत 2047 की नींव भी रखता है। विकसित भारत के संकल्प की ओर भारत के कदम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इस बजट में इसका प्रावधान क्या क्या है। आगे सीएम ने कहा कि यह बजट प्रमाण है कि भारत की सरकार के लिए विकास केवल आंकड़ों का विषय नहीं है। जो लाभ मिलने वाला है उसके लिए हम सब आशान्वित हैं, जैसे कि इको टूरिज्म विकसित करने के लिए पर्वतीय टेल की घोषणा उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे ट्रैकिंग रूट्स बनेंगे, अनेक साहसिक जो पर्यटन है उस गतिविधियों को और गति मिलने वाली है। अनेक प्रकार की गतिविधियाँ इस वर्ष और पिछले वर्षों में आपने देखा होगा, जैसे कि राष्ट्रीय खेलों में हमारे यहीं टनकपुर के पास ही चूकाबूंग में राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अभी एक्रो का कार्यक्रम टिहरी में संपन्न हुआ है। अभी 4-5 दिन पहले मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। बहुत सारी जगह पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमारे साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में होता है। उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए उड़ान योजना का जो संशोधित संस्करण है वो भी पेश किया गया है। उड़ान जैसी योजना हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि अनेक स्थानों के लिए आज हवाई सेवाएं हम पहले से भी चला रहे हैं और जो स्थान अभी छूटे हुए हैं उन स्थानों को भी इस हवाई संपर्क योजना से हम जोड़ रहे हैं। और इस बजट के हवाई संपर्क के उड़ान योजना को और संशोधित करने से निश्चित रूप से हमें इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 10 से देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार हुआ है। इसी आधार पर सरकार ने अब इसको ISM 20 लॉन्च करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत इक्विपमेंट और मटेरियल्स का उत्पादन, फुल स्टैक इंडियन IP का विकास और सप्लाई चेन को और मजबूती मिलेगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड के लिए भी ये घोषणा संभावनाओं से पूर्ण है, क्योंकि अनेक संभावनाएं इसके कारण से हमारे को भी जो है इसका लाभ मिलने वाला है। इससे हमारा जैसे हल्द्वानी शहर है, रुद्रपुर है, देहरादून, हरिद्वार, ऐसे शहरों को आर्थिक गतिविधियों के नए केंद्र बनने के अनेक अवसर मिलने वाले हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी की स्थापना और नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके नए प्रशिक्षण और मानक तय करने की घोषणा भी उत्तराखंड की दृष्टि से
महत्वपूर्ण है। लखपति दीदी प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को क्रेडिट लिंक आजीविका से उद्योगिता की ओर बढ़ने में ये योजना बनाई है। रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश हुआ है। उत्तराखंड को 4,769 करोड़ का रिकॉर्ड रेल बजट आवंटन हुआ है। एक अलग से भी दे दोगे ना, इसे लिख लीजिए। 4,769 करोड़ का रेल बजट का आवंटन हुआ है, जो 2009 और 2014 की तुलना में 26 गुना अधिक है। राज्य में इस समय 39,491 करोड़ की रेल योजनाएं गतिमान है, उनकी निर्माणाधीन है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से अंतिम चरण की ओर है। तेजी से उसका निर्माण कार्य चल रहा है। 11 स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप हो रहे हैं। 100% रेल विद्युतीकरण हो गया। 54 कवच सिस्टम, 106 फ्लाईओवर, अंडरपास, 3 वंदे भारत, 1 अमृत भारत एक्सप्रेस से बेहतर कनेक्टिविटी राज्यवासियों को और राज्य के अंदर आने वाले पूरे देश भर से, चाहे वो पर्यटक हों, श्रद्धालु हों, आने जाने वाले लोग हों, उन सभी को सुविधा मिल रही है। पर्यटन को भी इससे नई गति मिलने वाली है। धार्मिक, साहसिक और इको टूरिज्म को प्रोत्साहन इस बजट से मिलने वाला है। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। होटल, ट्रैवल, होम स्टे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूती मिलने वाली है। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, हरित ऊर्जा और ग्रीन इकोनॉमी पर विशेष बल दिया गया है हमारे जैसे राज्य के लिए, चूंकि पहले ही हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम स्वरोजगार योजना जैसी योजनाएं हमारे राज्य के अंदर चल रही है। उसका एक पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण भी हम उसका प्रारंभ करने वाले हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ सभागार देवपुरा में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस प्रशासन ने राज्यपाल के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर यहाँ मिला, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। हम सभी जानते हैं उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की और उन्हीं के तत्वावधान में समन्वय परिवार जिस प्रकार से सभी समाजों को, सभी पंथों को साथ में लेकर समन्वय की भूमिका से हमारे सनातन विचार को आगे ले जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है और इसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ आया। देखिए, उनको बोलना ही नहीं है, उनको केवल झूठे आरोप लगाकर अपने देश को बदनाम करके, अपनी सेना को बदनाम करके, अपने शहीदों को बदनाम करके, इस देश को बदनाम करने में ही उनको सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार की बातें होते हुए भी उन्होंने एक तरह से भारत माता मंदिर की स्थापना करके उन्होंने सारे लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस समय अगर हमारा सबसे बड़ा देवता कोई है तो ये देश है। इस देश की जनता की सेवा करना, इस देश में राष्ट्रभक्ति जागृत करना, इस देश में संस्कार पैदा करना, साधना के आधार पर व्यक्ति, तो साधना, सेवा और संस्कार, इस त्रिवेणी को उन्होंने यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया। और उनके जहाँ भी प्रवचन होते थे वो हमेशा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए, कि वो कहते वो अध्यात्म कुछ अध्यात्म नहीं कहलाएगा जो सेवा से नहीं जुड़ा हो। तो अध्यात्म है ही सेवा के लिए। तो एक तरह से एक महान संत और महान विचारक बनकर के
उन्होंने उस समय देश की स्थिति को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, मैंने व्यक्तिगत उनको कई बार सुना। उनकी वाणी में ओज था, मिठास था और देश के प्रति कुछ करने का जज्बा था। समन्वय की संस्कृति है, हम इसको समन्वय महोत्सव कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हम अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में बटे हुए हिंदू ही हैं। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भारत की निधि है, संपदा है। उसकी जाति कोई भी हो सकती है, वो किसी भी उपासना पद्धति का व्यक्ति हो सकता है और उसका इष्ट कोई भी हो सकता है, पर गंगा के तट पर सब एक हैं। जैसे सारी नदियां सागर में मिलकर एक हो जाती हैं और वहाँ अपने राम रूप नाम खोकर अपने सत्य को उपलब्ध हो जाती हैं। हम मूर्ति स्थापना समारोह के इस आयोजन में संस्कृति जागरण का कार्य कर रहे हैं। हिंदू एकता के लिए हम सामने आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग जातियों बटा हुआ व्यक्ति हिंदू ही है। जिस दिन हिंदू अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को, अपनी निजता को, अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को और अपने सत्य को अनुभूत करेगा, तब वो भारत ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आज योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से भारत नेतृत्व कर तो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भारत जगत गुरु कब बनेगा। मैं कहता हूँ योग के कारण आज भी भारत जगत गुरु है, आयुर्वेद के कारण आज भी भारत जगत गुरु है। पूरे विश्व में भारत की इस रूप में चर्चा है कि भारत अहिंसक है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अति संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए थे। सीएम ने इन निर्देशों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद संवेदनशील नेता हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर भी हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो जरूरी मामलों में न उलझ कर जनता के हितों और संवेदनशील मुद्दों पर भी फोकस करें। पुलिस को जनता के बीच रहकर सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए और जनहित से जुड़े मामलों और आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत संवेदनशील हैं और इन मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने चिंता जाहिर की है और कहा है कि पुलिस जो है लगातार जनता के हितों को लेकर, जनता के बीच में रहकर और जनता से सीधा संवाद स्थापित करे और जनहित के मुद्दों को लेकर और जनता की परेशानियों को लेकर जो है विशेष रूप से पुलिस को फोकस करना चाहिए। ये दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म भूषण मिलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्थिति अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को दे जैसी है, जहां सत्ता में बैठी सरकार अपने लोगों को लाभ पहुंचा रही है। घोटियाल ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने संविधान की भावना को ठेस पहुंचाए उन्हें सिर्फ पार्टी के प्रति सिंपैथी के आधार पर सम्मान दिया गया, जो गलत है। उन्होंने साफ कहा है कि इस विवाद से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में इस फैसले से जनमानस खुश नहीं है। भाई मैं क्या बोलूँ, इस दौर में अंधा बांटे रेवड़ी अपनों को दो दो दे, उनको मुबारक हो। लेकिन आम लोगों के जो जनमानस में यही बात है कि जो मैंने कहावत कही कि अंधा बांटे रेवड़ी अपनों को दो दो दे। आज उनके हाथ में सत्ता है तो अपने लोगों को पद्मश्री दें, पद्म विभूषण दें और किसी को कुछ दे दें, किसी को कुछ दे दें, उनके हाथ में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति ने महाराष्ट्र में संविधान को तहस नहस किया, संविधान की भावना को नहीं समझा, संविधान के अनुरूप नहीं चला, सिर्फ एक पार्टी, अपनी पार्टी के प्रति सिंपैथी रखी और उस पार्टी के प्रति सिंपैथी रखने के कारण उनको ये रिवार्ड मिला, तो उनको मुबारक हो रिवार्ड। हमें उस रिवार्ड से कोई लेना देना नहीं और उत्तराखंड का उस रिवार्ड से एक भी व्यक्ति खुश नहीं हुआ। बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा का कहना है कि इस बार का बजट बेहद खास रहा है, जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति का ध्यान भी रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट से विकसित भारत की परिकल्पना दिखती है। उन्होंने उत्तराखंड के लिए इस बजट को बेहद खास बताया है। साथ ही भोपाल राम टमटा ने राज्य के तमाम विषयों को लेकर भी हॉर्नबिल टीवी से एक खास बातचीत की है। भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह का बजट रहा, किस रूप में आप लोग इसको देख भी रहे हैं और क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से इस बजट के लिए मैं सबसे पहले तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इस बजट के माध्यम से जो तीसरी बार
देशवासियों ने हमको मौका दिया है। मैं ये समझता हूँ कि 2047 विकसित भारत को मद्देनजर रखते हुए एक सर्वग्राही और ऐसा बजट दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक बजट है, चाहे महिलाओं के संबंध में हो, युवाओं के संबंध में हो, विकास की दृष्टि हो, और उत्तराखंड को जहाँ 24,000 से अधिक की धनराशि इस बजट के माध्यम से मिलेगी, तो कहीं न कहीं ये एक सबका साथ सबका विकास का जो भाव और संकल्प था देश और देशवासियों के प्रति, उसको पूरा करने वाला ये एक ऐतिहासिक बजट है ये। उत्तराखंड के लिहाज से कितना कारगर आप मान रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट प्लेस हो उसको लेकर भी नीतियां आई, और ऐसे में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या फिर महिलाओं के लिए हो, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? चाहे लखपति दीदी का हो, चाहे अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं स्वावलंबी बनाने के लिए, आर्थिकी मजबूत करने के लिए, या जैसे अब पर्यटन स्थलों के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए जो 10,000 गाइडों की जो बात हुई हो, इसके माध्यम से कहीं न कहीं जहाँ रोजगार का सृजन होगा, वहीं जो हमारे तीर्थाटन है, हमारे पर्यटक स्थल हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इससे एक रोजगार का अवसर हम सबको मिलेगा। और इसके अलावा जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो ये बजट में जो प्राविधान किए गए हैं, ये कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि आज जिले तक की बात इसमें हुई है, तो कहीं न कहीं बहुत व्यापक रूप से इसमें जो देश और देशवासियों के प्रति जो सेवा का संकल्प है, उसको पूरा करने का जो ये बजट है, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का और अपने वित्त मंत्री जी के साथ-साथ पूरी केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक व्यापक विकसित भारत का जो बजट है ये बनाया गया है। निश्चित रूप से इसका जो देश के लोगों के मन में एक भाव है, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो भाव है, निश्चित रूप से जो भाव विश्वास की भावना है, कहीं न कहीं वो लोगों के मन में और बढ़ेगी। बीबीजी राम जी जैसी योजना आप लोग लेकर के आए हैं, और ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि आपने नाम चेंज किया, तो कहीं ना कहीं आक्रोश भी नजर आ रहा है। लेकिन किस तरह से आप इस योजना को देख भी रहे हैं और कितना फायदा इसका मानते हैं? देखिए, मैंने ये कहूँगा कि जब विपक्ष के पास कामों की उद्देश्य की कमी होती है, तो फिर इस प्रकार के कुतर्क किए जाते हैं। और जहाँ तक नामों की बात है, तो वो अपने इतिहास को देखें कि उन्होंने एक व्यक्ति, एक परिवार के लिए कितने नाम किन-किन योजनाओं पर रखे, तो हम इसमें चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कहीं न कहीं ये विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है 2047 का, उसके परिप्रेक्ष्य में ही इसको विकसित जीवी राम जी का जो ये कार्यक्रम हुआ है, या जो ये स्वीकृतियाँ जारी हुई है, जो नाम परिवर्तन की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं जब किसी कार्यों को लंबे समय तक करने के बाद कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उनको सुधारते हुए इसको व्यापक रूप दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश इस बात को समझेगा। एक दौर ऐसा भी था कि जब लोग जनधन खाते के लिए भी एक बात कहते थे कि इसका क्या फ़ायदा होगा। आज देश समझ रहा है इस बात को। स्वच्छ भारत से लेकर के जल जीवन मिशन तक के जितने भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हुई हैं, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ही ध्येय, एक ही संकल्प रहा है कि अगर देशवासियों ने हमको सेवा का मौका दिया है, तो हम सबका साथ सबका विकास की भावना को लेकर के निचले पायदान पर रहने वालों के जीवन स्तर में किस प्रकार का हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर ला सकते हैं, उस काम को करने का हमारी सरकार ने किया है। और इसीलिए आज तीसरी बार चुन करके हमको मौका दिया गया है। तो मैं आज ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये विकसित भारत का जो 2047 को लक्ष्य रख करके जो बजट बनाया गया है, निश्चित रूप से इसके बहुत बेहतर और बहुत विकासोन्मुखी परिणाम देखने को मिलेंगे। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार आप कार्यक्रम चला रहे हैं, कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है और किस तरह से अभी गतिमान है ये कार्यक्रम? निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम को जन जन की सरकार जन जन के द्वार के लिए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज हमारी सरकार को लगभग 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, और हमने अपने क्षेत्रवासियों से, अपने लोगों से जो वायदे किए थे चुनाव के समय पर, उनको ज़मीन पर उतारने का हम कितना सफलता से उसको आगे बढ़ा पाए, इसके लिए आज हमारी सरकार पूरे शासन प्रशासन के साथ गांव में जाकर के इस बात को देख रही है। और कहीं न कहीं
क्षेत्रवासियों को भी महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि हमने सरकार चुनी और इतिश्री हो गई है। आज सरकार इस बात की भी चिंता कर रही है कि जो विकास के काम होने हैं, जो समस्याओं के समाधान होने हैं, जो गरीब कल्याणकारी, जो लोक कल्याणकारी योजनाएँ सरकार केंद्र पोषित हो, चाहे राज्य पोषित हो, जो सरकार की योजनाएँ चलाई गई, वो धरातल पर कितनी होती है। और इस योजना के माध्यम, इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से बड़ा उत्साह लोगों में है। लोग इस बात को देख भी रहे हैं और विभाग भी अपनी बातों को रख रहा है कि इससे कौन-कौन से लोग किस प्रकार से लाभान्वित हुए हैं, सरकार की क्या योजना थी और इसमें आगे और क्या होने हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि इससे लोगों में उत्साह का भाव भी आया, सरकार के प्रति एक विश्वास की भावना भी बढ़ी है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। भोपाल राम टमटा जी हमारे साथ है, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर भी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के बरेली रोड क्षेत्र अंतर्गत राम मंदिर बगीचा इलाके में पारिवारिक विवाद के खौफनाक रूप ले लिया है। बता दें कि छोटे भाई की बीमारी के चलते आर्थिक तंगी के कारण बड़े भाई ने बहस के दौरान अपने ही भाई सोनू जायसवाल की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और वहीं एएसपी मनोज कात्याल ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर भी लिया गया है। थाना हल्द्वानी में अंकित जायसवाल नाम के वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि संदीप जायसवाल नाम के व्यक्ति ने एक सोनू जायसवाल नाम के व्यक्ति का, जो उनके रिश्ते में ब्रदर लगते हैं, उनकी पीट कर हत्या कर दी है। तो सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम द्वारा वहाँ से जो भी फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए और इसमें थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उससे एक वेपन भी बरामद हुआ और 2 बुलेट भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर उसमें भी एक पृथक से अभियोग उसमें पंजीकृत किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ये अभियुक्त पर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ले केवल चुनावी और संगठनात्मक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पार्टी के आचार विचार और विचारधारा को समाज में प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए भी प्रशिक्षित करती है। इसी क्रम में आगामी 5 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली में बीजेपी के प्रशिक्षण विभाग की एक अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की समितियां हिस्सा लेंगी। कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड से भी 6 कार्यकर्ताओं की एक समिति गठित की गई है, जो इस बैठक में शामिल होकर राष्ट्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।